अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16 का ये लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जनरल कंपेयर करना है और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ऑक्सीडेशन है उसको थोड़ा डिटेल से सीखना है। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन को ओ से और रिडक्शन को आर से इंडिकेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस हैं और कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो उसमें लाजमी साथ रिडक्शन भी होगी, जहाँ रिडक्शन हो वहाँ लाजमी साथ ऑक्सीडेशन भी होगी। लिहाजा ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम दे देते हैं क्योंकि उनमें रिडक्शन भी होती है आरईडी रिडक्शन के लिए और उनमें साथ ऑक्सीडेशन भी होती है तो ओएक्स ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऐसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब दोबारा से एक रिडॉक्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तो नाम से पता चलता है उसमें रिडक्शन भी होगी, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी। तो क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जा सकता है? तो जवाब है कहा जा सकता है। क्या एक रिडॉक्स रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जा सकता है? तो जवाब है वो भी कहा जा सकता है, लेकिन क्यों और कब? तो इसका जवाब है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन के नतीजे में बनने वाली जो प्रोडक्ट है अगर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और रिडक्शन वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फास्ट है तो आपको रिडक्शन ज़्यादा डोमिनेट नज़र आएगी। तो वैसे रिडॉक्स रिएक्शन को आप रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हो। और एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन से बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऑक्सीडेशन वाला फेज ज़्यादा स्पीडी है, तो फिर आप ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हो। नहीं तो होगी जहाँ रिडक्शन वहाँ लाजमी ऑक्सीडेशन दोनों साथ हैं। लेकिन नॉर्मली एक रिएक्शन को अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं तो इसका मतलब है उसमें ऑक्सीडेशन वाली प्रोडक्ट्स ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और ऑक्सीडेशन वाला जो फेज़ है उसका रेट ज़्यादा है। और किसी को रिडक्शन रिएक्शन कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें रिडक्शन प्रोडक्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो जो रिडक्शन वाला फेज़ है उसका रेट ज़्यादा है, उसमें मेजर प्रोडक्ट बन रही है या मेन प्रोडक्ट बन रही है। स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करें तो चार चीज़ों को लेके, फैक्टर्स को लेके हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज होता है, मिसाल के तौर पे आयरन है Fe और Fe के ऊपर जो चार्ज है ज़ीरो से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बाद अगर आयरन के ऊपर जो चार्ज है वो +3 आ जाता है तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो ये जो अपेरेंट चार्ज था आयरन एटम के ऊपर किसी कंपाउंड में वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर था और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 की तरफ गया है तो इंक्रीज़ आया। और ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज़ हो तो इसको भी हम स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। और ऊपर जो हमने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो उसका मतलब है ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो CO बॉन्ड्स का जो फॉर्म होना है, इनकी जो फार्मेशन है वो भी ऑक्सीडेशन कराएगी। रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट है, तो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो एडिशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज़ होना वो अगर ऑक्सीडेशन था तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज़ होना रिडक्शन है। लाइक अगर +1 से -1 हो जाए या +3 से 0 हो जाए तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी है। 0 की तरफ जाना, हायर नंबर से 0 की तरफ जाना रिडक्शन है, माइनस की तरफ भी जाना रिडक्शन है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है तो ये रिडक्शन कहलाएगा। ऊपर जो हमने बात की कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन है, तो कार्बन कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो इसका मतलब है CH बॉन्ड्स बनेंगे, तो फार्मेशन ऑफ CH बॉन्ड्स इज़ नोन एज रिडक्शन। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन को डिस्कस करना है। जैसे ऊपर बात की कि जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे लाजमी रिडक्शन भी होती है, तो फिर हम इसको ऑक्सीडेशन का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसमें जो फेज़ ऑक्सीडेशन वाला है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा फास्ट है, तो रिडॉक्स रिएक्शन को फिर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नाम दे सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें मिसाल के तौर पे अल्केन्स और एल्केन्स में मिसाल के तौर पे मीथेन, तो मीथेन को डिफरेंट कंडीशंस में लेकर
हम डिफरेंट तरीके से ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ऑक्सीडेशन है वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या हैं। तो 3 तरह की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में ऐसे ये टॉपिक नहीं आता। पहली जो टाइप है स्टूडेंट्स वो कंप्लीट कंबस्शन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे कंबस्शन का टर्म आएगी ना, कंबस्शन अभी हम इसको डिफाइन करेंगे। ये बर्निंग प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन का इसमें लाजमी इनपुट है, ऑक्सीजन इसमें शामिल होती है और ऑक्सीजन का जो गेन है, ऑक्सीजन का जो अटैच होना है वो ऑक्सीडेशन है। तो लिहाजा कंबस्शन जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो जहाँ कंबस्शन लिखा है वो हटा के वहाँ आप ऑक्सीडेशन लिख सकते हो। ऐसे बात करने का मकसद ये है कि सम टाइम पेपर्स में क्या दिया जाता है कि आप कंबस्शन को डिफ़ाइन करें और कंबस्शन की टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करें, कंपेयर करें, या कंबस्शन की जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। और सम टाइम ऑक्सीडेशन के साथ क्या दिया जाता है कि ऑक्सीडेशन की जो टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब करें। तो दोनों के मिला के बात करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि जहाँ कंबस्शन है वहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है, जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ कंबस्शन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम पहले कंबस्शन को डिफ़ाइन कर लें तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस वगैरह, इनको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बर्निंग प्रोसेस है उसको कंबस्शन कहते हैं। और बर्निंग प्रोसेस के लिए हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक और चीज़ कि जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें हमेशा हीट रिलीज़ होती है। तो आप कह सकते हो कि बर्निंग प्रोसेस चूँकि हीट रिलीज़ करता है तो जो कंबस्शन का प्रोसेस है वो हीट रिलीज़ कर रहा है। और कोई भी प्रोसेस जब हीट रिलीज़ करता है उसको हम एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन है या कंबस्शन है या बर्निंग है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि ये हीट रिलीज़ करता है। अब अभी तो हमने ये जाना कि कंबस्शन प्रोसेस किसको कहते हैं, ये कंबस्शन किसको कहते हैं। अब कंप्लीट कंबस्शन कौन सी होगी, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कौन सी होगी। तो कंप्लीट कंबस्शन या ऑक्सीडेशन वो है स्टूडेंट्स जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। यानी कंबस्शन के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो है, लेकिन ऑक्सीजन या तो लिमिटेड हो सकती है या फिर एक्सेस में हो सकती है। अगर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, अवेलेबल जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद है, एक्सेस में मौजूद है, फिर जो कंबस्शन या ऑक्सीडेशन होगी वो कंप्लीट कंबस्शन या ऑक्सीडेशन कहलाएगी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंप्लीट कंबस्शन है स्टूडेंट्स वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करके देती है, यानी उसकी जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। और साथ चूँकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी देखने को मिलेगी। इसमें एक एग्जांपल आपको केमिकल इक्वेशन की सूरत में पता होनी चाहिए। तो ये मीथेन की कंबस्शन है, CH4 मीथेन है, गैस है। इसकी ऑक्सीजन के साथ जो बर्निंग है, कंबस्शन है, ऑक्सीडेशन है, O2 उसको शो किया गया। और इसके लिए ज़ाहिर है चीज़ों को बर्न करना है तो स्पार्क देना पड़ेगा या फ्लेम देना पड़ेगा। तो जैसे ही फ्लेम से हम फ्लेम देंगे या स्पार्क देंगे तो जो कंबस्शन का प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा और वो जो मीथेन है वो मुकम्मल तौर पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फार्म होगा, वाटर फार्म होगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 891 किलो जॉल्स पर मोल जो है मीथेन की कंबस्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है जो कुकिंग पर्पसेस के लिए या इवन जो कंबस्शन इंजन है वहाँ पे इस गैस को इस्तेमाल किया जा सकता है या हाइड्रोकार्बन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट है, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, इंडस्ट्रियल लेवल पे हीटिंग के लिए यूज़ हो सकती है और गाड़ियों के जो इंजन है वहाँ पे कंबस्शन के लिए यूज़ हो सकती है। अब स्टूडेंट्स ऊपर मैंने आपको बात बताई कि कंबस्शन को इनिशिएट करने के लिए फ्लेम की ज़रूरत है। यही पॉइंट आपको यहाँ नीचे में मिलेगा और एक आध बार आपको पास्ट पेपर में भी देखने को मिलता है कि जो कंबस्शन है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंप्लीट कंबस्शन है, ऑक्सीडेशन है, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट से नज़र भी आ रहा है जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये खुद से शुरू नहीं हो सकता है, खुद से इनिशिएट नहीं हो सकता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, इसको इनिशिएट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, फ्लेम या स्पार्क की ज़रूरत में। तो लाइक मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल की किक जब आप इस्तेमाल करते हैं या किक करते हैं तो एक्चुअल में एक स्पार्क जो है वो जनरेट होता है इंजन की तरफ और वहाँ पे जो फ्यूल है वो उस स्पार्क की वजह से उस फ्यूल को आग लगती है, उसकी बर्निंग यानी कंबस्शन जो है वो स्टार्ट होती है।
और घर में भी जब गैस को बर्न करते हैं कुकिंग पर्पस में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है कि ऑक्सीजन भी मौजूद है, वो नेचुरल गैस भी मौजूद है, लेकिन बर्निंग को इनिशिएट करने के लिए फ्लेम की ज़रूरत है। अब इसको एक और तरह से भी आप देख सकते हो, मिसाल के तौर पे आप वुड को ले लो, वुड मौजूद है, एक ड्राई वुड इन्वायरमेंट में मौजूद है, और हम जानते हैं कि एयर के अंदर जो है वो 21% ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। तो नॉर्मली हवा जो है वो ऑक्सीजन कंटेन कर रही है, और वही हवा जो है वो डिफरेंट तरह के मटेरियल्स के साथ कांटेक्ट में भी है। तो ऑक्सीजन जो है वो वुड को क्यों बर्न नहीं करती है, हमारे कपड़ों को ऑक्सीजन क्यों बर्न नहीं कर रही है। इसी तरह से बाकी जितने मटेरियल्स हैं जिनके साथ एयर कांटेक्ट में आती है, तो एयर जो है उसमें मौजूद ऑक्सीजन उन तमाम चीज़ों को क्यों बर्न नहीं कर रही है। इसलिए कि कंबस्शन, ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन कंबस्शन इनिशिएट नहीं हुई है। कंबस्शन के इनिशिएट करने के लिए फ्लेम जो है वो ज़रूरी है। तो कागज़ है, उसके साथ ऑक्सीजन कांटेक्ट में है, वो बर्न नहीं हो रहा, लेकिन उसी कागज़ को आप फ्लेम से वहाँ पे कंबस्शन को इनिशिएट करते हैं, तो फिर उसके बाद एक बार आपने फ्लेम दे दिया, उसके बाद वो कंबस्शन का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उस कंबस्शन में जो हीट जनरेट हो रही है वो उस कंबस्शन के प्रोसेस को बाद में ऑटोमेटिक बना देती है। लेकिन ज़रूरी है कि इनिशिएट करने के लिए आप कोई फ्लेम या स्पार्क जो है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद हम मूव करते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की तरफ। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट कंसेप्ट कुछ वैसा है, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो एक्सेस की जगह लिमिटेड सप्लाई जो है वो इस्तेमाल होगी। यानी जब ऑक्सीजन एक्सेस में है उस सूरत में जो कंबस्शन है, ऑक्सीडेशन है, वो कंप्लीट होगी, और जब लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की तो उस सूरत में जो कंबस्शन है, जो ऑक्सीडेशन है, वो इनकम्प्लीट होगी। प्रोडक्ट्स यहाँ पे थोड़ी वेरी करती हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, वाटर वेपर्स बनेंगे यानी वाटर फार्म होगा, और कार्बन ब्लैक जो है वो फार्म होगा। ये भी अगेन इक्वेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जब भी आप से पूछा जाता है कंबस्शन की टाइप्स या ऑक्सीडेशन की टाइप्स, उसमें केमिकल इक्वेशन वो मस्ट है, रिक्वायर्ड है। आप लफ्ज़ों में लिख देंगे, आपको आधे नंबर मिलेंगे जब तक आप इक्वेशन नहीं लिख देते। तो इनकम्प्लीट जो कंबस्शन है उसमें मीथेन की इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन एक्सेस में नहीं है, ये लिमिटेड जो है वो अमाउंट में मौजूद है। यहाँ पे भी जो कंबस्शन है उसको इनिशिएट के लिए जो स्पार्क है या फ्लेम है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन इस सूरत में जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन साथ जो है वो एक और प्रोडक्ट भी बन रही है कार्बन ब्लैक, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब ये जो कार्बन ब्लैक है थोड़ी देर में मैं इसके यूजेस भी आपको बताऊंगा ये किन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। लेकिन अभी हम थर्ड जो टाइप है उसकी तरफ मूव करते हैं। कंबस्शन या ऑक्सीडेशन की जो थर्ड टाइप है उसको स्टूडेंट्स कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ भी नाम से पता चलता है कि कंडीशन जो है वो किस तरह की होगी। कैटालिटिक का इसका मतलब है कि ये जो कंबस्शन या ऑक्सीडेशन करवानी है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवानी है। आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, लेकिन रिकॉल करवा देता हूँ। कैटलिस्ट किसी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कि जो रेट को इंक्रीज़ करता है, प्रोसेस को स्पीड अप करता है, ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होगी वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाएगी। तो यहाँ पे जो लोअर अल्केन्स हैं ख़ास तौर पे उनको लेके जब उनको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें मेटालिक कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो ये जो ऑक्सीडेशन है ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ये कंबस्टन, ये बर्निंग, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ऐसा करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत है, और उसमें काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। अगेन यहाँ मीथेन की कैटालिटिक जो ऑक्सीडेशन है वो आपको शो की गई है। तो यहाँ ऑक्सीजन को O2 की लिखने के बजाय यहाँ पे ऑक्सीजन को O में लिखा जा रहा है, सिंपल O लिया जा रहा है। एक O का एटम लिया जा रहा है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। जो O2 है स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को इंडिकेट करती है, वो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल की सूरत में है, और अगर इसको O लिखा जाए तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन को इंडिकेट करती है। इसको एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, अगर इसको O लिखना हो सिंपल तो खाली इसको इस तरह नहीं लिख सकते, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आमतौर पर लिखते होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन भी
मालिकुलर हाइड्रोजन में O2 लिखी जाती है, लेकिन जब नेसेंट हाइड्रोजन हो, एटॉमिक हाइड्रोजन हो, तो उसको एक H लिखने को छोड़ने के बजाय उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, यही स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे हम एटॉमिक ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इसलिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट में O की फॉर्म में लिखा, और CH की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवानी है, इसलिए हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत है जो कि कॉपर यूज़ कर रहे हैं। और टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जब इस मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो पहले स्टेप में जो सब्सटेंस मिल रहा है वो एक अल्कोहल मिल रहा है, तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ मीथेन से, मिथाइल अल्कोहल। इसको आप से यूँ भी पूछा जा सकता है कि जब मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बताओ कौन सी प्रोडक्ट बनती है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल पे टिक करना है और नाम भी पता होना चाहिए, वो मिथाइल अल्कोहल है। अब इसको फर्दर कंटिन्यू रखें, जो मिथाइल अल्कोहल बना उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं, फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं, सेम कंडीशन है। तो ये अल्कोहल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, अगली फैमिली में पहुंच जाएगा जो कि एल्डिहाइड है। तो मीथेन था, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल, और उससे जो एल्डिहाइड बन रहा है वो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड कैटेगरी का जो पहला मेंबर है वो फॉर्मेल्डिहाइड। आपको याद है एल्डिहाइड किन को कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें ये वाला आपको फंक्शनल ग्रुप एंड पे मिलता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक तरफ H लगा हुआ और यहाँ पे कोई H भी हो सकता है। यहाँ पे अगर H हो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ कोई और जो मिथाइल ग्रुप है वो हो सकता है, CH3 लगा हो तो ये एसिटाल्डिहाइड है, एंड सो ऑन। तो बहरहाल ये जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको ओपन करके मैं लिखूँ तो कार्बन के साथ एंड पे जो ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और एक H पहले है, एक H बाद में है कार्बन के, तो ये दोनों H कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है। तो ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेल्डिहाइड का है। तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को एंड पे मिल रहा है। तो वही मिथाइल अल्कोहल है, उसकी फर्दर जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुई तो फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। उसी फॉर्मेल्डिहाइड की फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी अंडर द सेम कंडीशन, तो नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कन्वर्ट होगा फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स CO बॉन्ड तो आपको देखने को मिलता है, COO बॉन्ड, लेकिन एक तरफ आपको OH भी देखने को मिलता है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जनरल फार्मूला है। इस तरफ H भी हो सकता है और इस तरफ कोई और मिथाइल ग्रुप R की सूरत में भी हो सकता है। तो ये जो फार्मिक एसिड है HCOOH, अगर इसको आप ओपन फॉर्म में लिखें तो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जो है, इनमें से एक ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है, और पीछे जो है वो उसको OH की फॉर्म में आप देख सकते हो, कार्बन के साथ OH की फॉर्म में लगा है, और ये जो पहला H है ये दूसरी तरफ चौथा कार्बन का बॉन्ड पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे आप वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख सकते हो, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पहला मेंबर है तो फार्मिक एसिड। तो जो मीथेन थी उससे जो अल्कोहल बना मिथाइल अल्कोहल, जो फॉर्मेल्डिहाइड जो एल्डिहाइड बना वो फॉर्मेल्डिहाइड, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो फार्मिक एसिड। और इसी फार्मिक एसिड की अंडर द सेम कंडीशन फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं तो एंड पे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, क्योंकि बहरहाल ये ऑक्सीडेशन है, कंबस्टन है। तो ये कंडीशंस भी आपने याद रखनी है, ये इक्वेशंस भी याद रखनी है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है मीथेन की, तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस आपसे पूछी जा सकती हैं, यहाँ से MCQs भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आखिरी हेडिंग की तरफ आते हैं जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स हैं। ये तीन तरह की ऊपर जो हमने ऑक्सीडेशंस देखी है ना, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कैटालिटिक, तीनों को मिला के यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस में 3 पॉइंट्स ऐड करेंगे। जो कंप्लीट कंबस्शन है उसकी सिग्निफिकेंस देखी जाए तो जो लोअर अल्केन्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये लोअर अल्केन्स जिनमें कार्बन नंबर ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है, तो लोअर अल्केन्स जो हैं इनको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जब कंप्लीट कंबस्शन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो CNG गैस देखें, नेचुरल गैस देखें, पेट्रोलियम को देखें, तो वो लोअर अल्केन्स हैं जिनको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर है स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इसको हमने देखा। तो मीथेन की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हमने देखी तो आपको पता चला कि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर्स
और साथ कार्बन ब्लैक बन रहा है। ये जो कार्बन ब्लैक है इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो रबर इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंट तरह की जो रबर प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने के लिए कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। पेंट्स और डाइस बनाने में कार्बन ब्लैक यूज़ होता है। इंक बनाने में कार्बन ब्लैक यूज़ होता है और भी इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो हम चूँकि कार्बन ब्लैक के इंडस्ट्री लेवल पे मल्टीपल यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। आप भी कल को एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं कार्बन ब्लैक की, जिसमें आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाएं, कार्बन ब्लैक बनाएं और उसको फिर अपने ब्रांड नेम दे कर आगे बेचें, क्योंकि इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लोग आपसे बाई करेंगे। लास्ट पे हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखी। तो अल्केन्स की अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएं, जैसे कि ऊपर मीथेन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखी है, तो इसमें डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमें जो है वो मिलती हैं। लाइक इंडस्ट्रियल लेवल पे जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है अल्केन्स की, इसको जो हायर लेवल के फैटी एसिड्स हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। जो वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 तरह की जो ऑक्सीडेशंस हैं, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और कैटालिटिक, उनका एक एक जो पॉइंट है सिग्निफिकेंस में वो ऐड करके हमने कुछ एप्लीकेशंस मेंशन की। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये जो लेक्चर कंटेंट है आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फैलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।